बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी, आज पासवर्ड कुछ गलत सेट हुआ तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आज हम फिजिक्स में प्रिंसटन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आवाज़ आप सबको आ रही है। प्रिंसटन सीरीज एक एमकेट है जिसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स दिए हैं। इसमें हर स्टाइल के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। यानी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फोर्स एंड मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन से के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स या लाइट के रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। सेकेंड ईयर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बाकी तमाम चैप्टर्स के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इसमें आपके सामने आएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन क्यों ज़रूरी है। हर स्टूडेंट एंटी टेस्ट की तैयारी कंप्लीट करके आता है, चाहे फिजिक्स की थ्योरी हो, केमिस्ट्री की थ्योरी हो या बायो की थ्योरी हो। ये तमाम स्टूडेंट्स पढ़ कर आते हैं। तो फिर मेडिकल सीट्स कैसे डिसाइड होंगी? ये मेडिकल सीट्स डिसाइड कैसे होती है? ये सीट्स डिसाइड होती रेयर एरियाज पर, वो एरियाज जो तमाम स्टूडेंट्स नहीं देख के आते, लाइक न्यूमेरिकल्स, लाइक इंग्लिश, लाइक लॉजिकल या साइंटिफिक रीजनिंग्स। इन एरियाज पर आपका उतना ही इक्वल फोकस होना चाहिए जितना कि थ्योरी पे होता है। तो प्रिंसटन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फिजिक्स के नंबर 1 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, और थर्ड इन न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो कैसे कैलकुलेटर के बगैर आप सॉल्व कर सकते हैं? पॉइंट्स वाले, डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज हम ऐड कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड, स्क्वायर रूट लेना, एलसीएम लेना, ये सारे अलग से स्किल्स हम डिस्कस करेंगे। और टारगेट ये है कि हम न्यूमेरिकल्स देखकर फोबिया में न जाए, किसी घबराहट का शिकार ना हो, और कैलकुलेटर के बगैर उनको सॉल्व करने का एतमाद हमें मिले। ये टारगेट है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो प्रिंसटन सीरीज एमकेट। हम आते हैं फोर्स एंड मोशन के टॉपिक्स पे। जो स्केलर वेक्टर का चैप्टर है, चूंकि सिलेबस में फिलहाल नहीं है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट काइनेमेटिक्स एंड फोर्स एंड मोशन के चैप्टर पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है। A rock is thrown straight upward from the edge of a 30 meters cliff, rising 10 meters, and then falling all the way down to the base of the cliff. Find the rock's displacement. सबसे पहले आपने इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, डायग्राम ये है। ये बता रहे कि एक चट्टान है जिसकी हाइट 30 मीटर है। जमीन से इसकी हाइट 30 मीटर है। इसे कहते हैं क्लिफ। इसके टॉप से हम एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं। यहाँ से हम एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं जो कि मजीद 10 मीटर ऊपर जाता है, और 10 मीटर ऊपर जा करके वो फिर ग्राउंड की तरफ आता है। क्लिफ की यानी चट्टान की हाइट से आप एक स्टोन, एक रॉक थ्रो कर रहे हैं जो कि मजीद 10 मीटर ऊपर जा करके नीचे जमीन की तरफ आकर जमीन को स्ट्राइक करता है। इस रॉक की टोटल डिस्प्लेसमेंट को कह रहे बताइए। देखिए, इस पहले हम सवाल दोबारा में पढ़ लेता हूँ, फिर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। कि रॉक इज थ्रोन
straight upward from the edge of a 30 meters cliff, rising 10 meters, then falling all the way down to the base of the cliff. Find the rock's displacement. इस rock की displacement क्या होगी? हमें पता है कि displacement की definition क्या है. इस rock की initial position ये है. ये है initial position. थ्रो करने से पहले की पोजीशन इनिशियल पोजीशन होती है. इस रॉक की फाइनल पोजीशन क्या है? ये है फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट. इसे आप एस या डेल एस से शो कर सकते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट होगा. अब आप इस डायग्राम में देखकर बताएं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है. इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बन रही है? 30 meters. It is 30 meters, right? So displacement आपका आंसर 30 मीटर है. That's perfect, सना. Now solution पढ़ लेते हैं. Displacement only refers to the object's initial position and final position, not the details of the journey. Since the rock started on the edge of the cliff and ended up on the ground 30 meters below, its displacement is 30 meters downwards. Downwards क्या शो कर रहा है? Downward इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर में आप वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं. तो लिहाजा इसकी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर्स होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. An infant crawls 33 meters east. एक बच्चा 3 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है. Then 3 meters north की तरफ जाता है. Then 1 meter मजीद ईस्ट की तरफ आता है. Find the magnitude of infant's displacement. आप इसकी डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें. सबसे पहले आप ये काम करें. आपको मालूम होना चाहिए कि कागज पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ किस तरह से होते हैं. देखिए पेपर पर ऊपर होगा नॉर्थ, राइट पर होगा ईस्ट. ऊपर नॉर्थ, राइट पर ईस्ट. नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आता है, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट आता है. अब ये कह रहे कि ये बच्चा 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ मूव करता है. 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ. फिर ये 3 मीटर्स नॉर्थ की तरफ जाता है. उतना ही डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ क्रॉल करके कवर करता है. और फिर अगेन 1 मीटर ईस्ट की तरफ आता है. 1 मीटर ईस्ट. 3 मीटर पहले ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ, देन अगेन 1 मीटर ईस्ट की तरफ आता है. इसकी डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें. देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो डिस्टेंस में ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूं, ये होगी डिस्प्लेसमेंट. आपने ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बतानी है. पहले सवाल में दोबारा पढ़ लेता हूं. सवाल आप सुने. An infant crawls 3 meters east, then 3 meters north, then 1 meter east. Find the magnitude of infant's displacement. ये सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा. इसमें आपने पिथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना होगा. हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट. ये फॉर्मूला है जिससे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल एस. आप कैसे मालूम करेंगे डेल एस? इसमें हाइपोटेन्यूस है. इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर. डेल एस तो डिस्प्लेसमेंट है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होंगे यहाँ पर? देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक्स है. ये एक्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3 मीटर प्लस ये डिस्टेंस 4 मीटर. 3 + 1 ये 4 मीटर एक्स डिस्टेंस बन रहा है. वाई कितना बन रहा है? वाई बन रहा है 3 मीटर. अब सॉल्व कर लें. एक्स 3 + 1 4 मीटर बन रहा है, वाई 3 मीटर बन रहा है.
तो x 4 स्क्वायर बन जाएगा, y 3 स्क्वायर बन जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का अंडर रूट 5 आता है, तो आंसर इज 5 मीटर। 5 मीटर, ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब सवाल देखिए और इसका आंसर देखिए। An infant crawls 3 meter east, then 3 meters north, and then 1 meter east. Find the magnitude of infant's displacement. Although the infant crawled a total distance of 3 plus 3 plus 1 equal to 7 meter, ये distance है. This is not a displacement. Remember, the displacement is the net distance traveled. See figure drawn and use of Pythagorean theorem to solve it. Solve कैसे किया है? Del s equal to del x square plus del y square under root. तो 4 square plus 3 square under root equal to 25 under root equal to 5 मीटर। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो आपके साथ ये लिंक शेयर होगा, ठीक है? आप परेशान ना हो, अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर सकते वैसे ही समझ लें, बाद में इसे बार बार अपने सुनना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। In a track and field event, an athlete runs exactly once around an oval track, a total distance of 500 meters. Find the runner's displacement for the race. मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सवाल है क्या। एक सवाल में ये बता रहे हैं कि एक ओवल ट्रैक है, ओवल शेप का ट्रैक, रेसिंग ट्रैक, जिस पर एथलीट्स एक खास पॉइंट, सपोज पॉइंट ए है, इससे मूव करते हैं। एथलीट्स रनिंग स्टार्ट करते हैं इस ओवल ट्रैक पर। एक एथलीट पॉइंट ए से मूव करके वापस पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस 500 मीटर का कवर कर रहा है डिस्टेंस। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आप बताएं। पॉइंट ए से वो स्टार्ट कर रहा है, वापस पॉइंट ए पर आ रहा है, डिस्टेंस तो 500 मीटर है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगी? Yes, Marwa, the answer is perfect. Distance, displacement is zero. Displacement is zero. हमने पढ़ा है कि जब भी आप इनिशियल पॉइंट से वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस काउंट होगा मगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। सवाल दोबारा सुने, उसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। In a track and field event, an athlete runs exactly once around an oval track, a total distance of 500 meters. Find the runner's displacement for the race. Solution क्या दिया कि if the runner returns to the same position from which she left, her total displacement is zero. Question number 6. Displacement is 4 options दिए हैं, आप देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। Displacement is the total distance traveled. B option, the net distance traveled. C, half the distance traveled. D, 1/4 of the distance traveled. Displacement is the net distance traveled. Second option होगा, E, B option होगा, E option. Question number 7. Assume that, question number 7. Assume that the runner in question number 5 completes the race in 1 minute and 20 seconds. 1 minute 20 seconds में ये रेस कंप्लीट करता है। टाइम कितना है? 1 मिनट 20 सेकेंड्स। टोटल सेकेंड्स कितने बन जाएंगे? टोटल सेकेंड्स होंगे 80 सेकेंड्स। ये 1 मिनट 80 सेकेंड में टोटल ये रेस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फाइंड हर एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मालूम कर लें। तो आपने एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
ये है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस है 500 मीटर, टोटल टाइम है 80 सेकेंड्स। इसे आप सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। 0 को 0 से कैंसिल कर लें, 50 को 8 से डिवाइड कर लें। देखिए करीब तरीन आंसर जो होगा वही आपने देखना है। देखिए 8 5 ज़ा 40 है, 8 6 ज़ा 48 है, 8 6 ज़ा 48 है। तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। आंसर देखते हैं। Solution: average speed is the total distance divided by the elapsed time since the length of the track is 500 meter. The runner's average speed is 500 by 80, which is 6.3 meter per second. तो 6.3 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। अब इस सवाल का अगला पार्ट है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी आपने बतानी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं? ये है एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, average velocity is total displacement by total time. Total displacement by total time. अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, वापस इनिशियल पोजीशन पर आ रहे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। टोटल डिस्टेंस तो हम काउंट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। आंसर में देखिए क्या लिखा है, सिंस हर डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो, हर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8, a very technical question. Is it possible to move with constant speed but not constant velocity? पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। Is it possible to move with constant speed but not constant velocity? Yes. आपने लेक्चर्स में सुना होगा कि the only case in which speed is constant but velocity is variable is case of circular motion. जब बॉडी सर्कुलरली मूव कर रही हो with constant speed, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती। क्यों वेरिएबल होती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ये है, फिर वेलोसिटी ये होगी, फिर वेलोसिटी ये होगी, फिर वेलोसिटी ये होगी। So circular motion is the case in which speed is constant but velocity is variable. Velocity is not constant because of change in direction. So yes, it is possible for a body to move with constant speed but not constant velocity, which is case of circular motion. अब अगला पार्ट वो कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बट नॉट कांस्टेंट स्पीड? ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि वेलोसिटी मींस स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे, याद रखें। अब आंसर देखें। आंसर टू फर्स्ट पार्ट, is it possible to move with constant speed but not constant velocity? The answer to the first question is yes, it is possible. For example, if you move a body in a circle with constant speed, then it has a variable velocity due to constantly changing direction. The answer to the second question is no, it is not possible. अगर स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड ने कांस्टेंट ही रहना है, स्पीड फिर वेरिएबल नहीं हो सकता। Velocity means speed and direction. If the velocity is constant, then that means both speed and direction are constant. If speed were to change, then the velocity's magnitude would all change, which would mean that velocity is changing. इसे आपने बार बार गौर से देखना है, फिर आपको ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं एक्सेलरेशन के कंसेप्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a car is traveling in a straight line along a highway at a constant speed of 80 miles per hour for 10 seconds. Find its acceleration.
इसमें ट्रिक देखिए ये है, कार स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ये रोड है स्ट्रेट, इस पर एक कार मूव कर रहा है, और वो कह रहे कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, और 80 माइल्स पर आवर के स्पीड से जा रहा है इन 10 सेकेंड्स। तो आप बताएं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। एक्सेलरेशन डेफिनेटली जीरो होगी, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अ कार इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन along a highway at a constant speed of 80 miles per hour for 10 seconds. Find its acceleration. Solution says the car is traveling at a constant velocity. Its acceleration is zero. If there is no change in velocity, then there is no acceleration. अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। A car is traveling along a straight highway at a speed of 20 meters per second. The driver steps on the gas pedal, he steps on the pedal, then the accelerator, and 3 seconds later, the car's speed is 32 meters per second. Find its average acceleration. Initially velocity ये है, ये initial velocity है 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के टाइम के बाद स्पीड 32 बन रही है, फाइनल वेलोसिटी VF 32 है, इनिशियल 20, फाइनल 32। अब एक्सेलरेशन बता दें, टाइम कितना है, टाइम है 3 सेकेंड्स। 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 32 मीटर पर सेकेंड। After time of 3 seconds, what is the acceleration? So acceleration is equal to VF minus VI upon T. VF minus VI upon T acceleration की इक्वेशन है 32 minus 20 by 3। 32 से 20 माइनस कर ले 12 आंसर आ जाएगा, 12 by 3 आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। अब सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, a car is traveling along a straight highway at a speed of 20 meters per second. The driver steps on the gas pedal, and 3 seconds later, the car's speed is 32 meters per second. Find its average acceleration. Divide the change in velocity by time interval, that is 32 by 20. 32 minus 20 is the change. Change in velocity, time क्या है 3 से डिवाइड कर ले, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसी से रिलेटेड है। स्पॉटिंग अ पुलिस कार अहेड, इस कार के आगे एक पुलिस कार आ जाती है। द ड्राइवर ऑफ द कार इन द प्रीवियस एग्जांपल स्लोज डाउन, अब वो ब्रेक पर पाव रखता है जिससे कार की स्पीड 32 से वापस 20 हो जाती है इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द कार्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल होगी, ये टाइम होगा। इनिशियल अब 32 है, फाइनल 20 है, टाइम 20 सेकेंड्स है। अब केस क्या है, इनिशियल 32 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इज 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इज 2 seconds. What is acceleration? Acceleration is VF minus VI upon T. फाइनल 20 है, इनिशियल 32 है, टाइम 2 है, तो 20 minus 32 it is minus 12। जो लार्जर वैल्यू क्या आपने उसी का सिंबल लिखना होगा, नीचे 2 2 6 12, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन क्या शो करे, माइनस साइन ये शो करे कि इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज डीसेलरेशन। जब भी स्पीड कम होगी, नेगेटिव साइन के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट होगी। ये सवाल और इसका आंसर देखिए। 11th क्वेश्चन,
Spotting a police car ahead, the driver of the car in the previous example slowed from 32 meters per second to 20 meters per second in 2 seconds. Find the car's average acceleration. Average acceleration is 20 minus 32 by 2 minus 6 meter per second square. The negative sign shows that the direction of the acceleration is opposite to the direction of velocity, which is negative acceleration. Question number 12. An object with an initial velocity of 4 meter per second, initial velocity, 4 meter per second moves along a straight axis under constant acceleration. 3 seconds later, time 3 seconds. Its velocity is 14 meter per second. Initial 4, final 14. Time 3 seconds. How far did it travel during its interval? How far always means distance मालूम करें, displacement मालूम कर लें. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे मालूम करनी है? S इक्वल टू VT, इस फॉर्मूले से V इक्वल टू S ओवर T, यहाँ से S इक्वल टू VT. वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे? एवरेज वेलोसिटी होगी. एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू. एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू. दो वैल्यूज है, 2 से डिवाइड कर लें. जो टाइम है उसे एज इट इज लिख लें. इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू है 4, फाइनल वैल्यू है 14. टाइम सॉरी, दो वैल्यूज के एलिमिनेट किया, टाइम 2 सेकेंड्स है. ऐसा ही है. यस, an object with an initial velocity of 4 moves along a straight axis under constant acceleration 3 seconds later. Time 3 है. 3 seconds later, its velocity is 14 meter per second. How far did it travel during this time? So initial हमने put की 4, final 14, 2 से divide किया, 3 इस time की value है. 4 plus 14 is 18 by 2 into 3. 9 into 3, 27 meters आंसर होगा. इसका आंसर देख ले, ये आंसर दिया है and the answer is 27 meters. Next question 13. A car that is initially traveling at 10 meter per second, initial velocity 10 meter per second है, accelerates uniformly for 4 seconds, time 4 seconds है, at a rate of 2 meter per second square. ये acceleration दिया है 2 meter per second square in a straight line. How far does the car travel during this time? How far again means आपने distance मालूम करना है. इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड्स दिया है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है. हाउ फार मालूम करना है. मैं पहले वैल्यूज पुट कर लेता हूँ. मालूम करना है डिस्टेंस. इनिशियल वैल्यू दी है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है. टाइम कितना दिया है, एक्सेलरेशन क्या दिया है? टाइम दिया है 4 सेकेंड्स का, इनिशियल वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड. टाइम है 4 सेकेंड्स. तो टाइम है 4 सेकेंड्स और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आप देख ले कौन सी इक्वेशन इसमें अप्लाई होगी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखिए सारी वैल्यूज आपके पास डेटा में आ रही है, तो यही इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे. आप देख ले इक्वेशन कौन सी अप्लाई हो सकती है जिसमें सारी वैल्यूज फिट आ सकें. तो इनिशियल वैल्यू इसमें है 10, टाइम है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 4 का स्क्वायर. 10 into 4 is 40 plus
फिर 2 से कैंसिल कर लें या पहले इस तरह कर लें, हाफ एज इट इज लिख लें। 2 into 4 square, 4 square is 16, 16 into 2 is 32, इस तरह कर लेते 32। अब 32 टू 16 जाता है, 40 plus 16, 56 meters। अब बाद में कैलकुलेट कीजिएगा, इस तरह से आंसर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनटू टाइम प्लस हाफ 80 स्क्वायर की वैल्यू पुट किए। अब आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 56 मीटर आ रहा है। ये सारी इसकी सोल्यूशन है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 14 a rock is dropped। जब ये वर्ड ड्रॉप्ड आ जाए, ड्रॉप वर्ड के साथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो लें। याद रखिए, ड्रॉप वर्ड के साथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया करें। A rock is dropped off a cliff that is 80 meters high. If it strikes the ground with an impact velocity यहाँ पर final velocity होगी, ये होगी final velocity of 40 meter per second. What acceleration did it experience during its descent? तो ड्रॉप कर रहे हैं रॉक को, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। ड्रॉप कर रहे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। जब पर गिर रहे, बॉडी फॉल कर रही है, ये वेलोसिटी इंपैक्ट वेलोसिटी कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एक्सेलरेशन डिड इट एक्सपीरियंस? एक्सेलरेशन मालूम करें। क्लिफ की हाइट 80 मीटर दी है, एक्सेलरेशन मालूम करें। जब भी बॉडी आप थ्रो करते डाउनवर्ड्स अलोंग द ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वैल्यू हम जी लिखते हैं। अब इस सवाल को अगर आप सॉल्व ना भी करें, आप डायरेक्ट इसका आंसर गेस कर सकते हैं। जब भी बॉडी ड्रॉप करेंगे तो किस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ड्रॉप होगी, आप बता दें आंसर क्या होगा। आंसर होगा यस, आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10। अगर आप सॉल्व कर ले, यही आंसर आपको मिलेगा कि 2 इंटू जी इंटू 80 इक्वल टू VF का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। अब G इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर इंटू 40 by 2 into 80 is 160। 40 का स्क्वायर शायद 1600 आ जाए, नीचे 160, इसलिए कि 4 4 16 होगा, 2 जीरोस बढ़ा दे, नीचे 160 मैंने ऐड किया तो आप एक जीरो काट दे। अब 16 दाए 160, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए, ये वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है। इस ग्राफ में किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा? क्योंकि टाइम या खत्म हो रहा है 2 मिनट से। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। लुकिंग एट द ग्राफ ऑन द राइट, एट विच पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दी ग्रेटेस्ट? कहाँ पर एक्सेलरेशन दी ग्रेटेस्ट है? जब सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है, वह एक्सेलरेशन दी ग्रेटेस्ट होगी। पॉइंट A B C D E, पॉइंट डी पर सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है, एकदम से चेंज आ रहा है, तो D is the point of greatest change and hence greatest acceleration. Since answer देखिए, since point D is the location of the greatest slope change, that's why it is the point of greatest velocity change and hence the point at which the magnitude of acceleration is the greatest. अब इंशाल्लाह यहीं से आगे नेक्स्ट सैटरडे कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ टाइम थोड़ा सा ज़ाया हुआ बिकॉज ऑफ लेट ज्वाइनिंग नेक्स्ट। और मैंने आज प्लान किया था कि इंग्लिश में दोबारा कंडीशनल सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे, वो रिवाइज नहीं हो सके।
तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और साथ न्यूमेरिकल के वो स्किल्स भी डिस्कस होंगे। सी यू नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह।